एवरीबॉडी पे अटेंशन। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड हमारा चैप्टर 1, ठीक है। ये हमारे आज की क्लास की ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में होपफुली 1.5 घंटे का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स में यहीं से जो भी आने वाला होगा वो आएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके एक एक्सपीरियंस लेवल पे, एक जीरो से हीरो तो नहीं कह सकता मैं, पर हाँ जीरो से आपको उस लेवल पे चलाएगा कि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी और कोई भी फॉर्मूला देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों है, क्या है और कैसे है ना। इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका ऑब्जेक्टिव है, आप बहुत हार्ड क्वेश्चंस करना चाहते हो, आप कॉम्पिटिटिव लेवल का चीज यहाँ पे ढूंढ रहे हो, तो इस लेक्चर में तो आपको नहीं मिलने वाला है ना। यहाँ पे हम लोग बेसिक्स करेंगे और उसको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आप किसी भी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सको, आप बढ़िया सा बेस बना सको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। अब इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा है और इसको 3 हिस्सों में हम खत्म करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से और उसको लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक। टॉपिक नंबर 1 टू टॉपिक नंबर 7 बहुत ही आसान और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग यही करने वाले हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एनी पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए देखने जाओ तो आपको इस पार्ट से एक क्वेश्चन फिक्स है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, आउट ऑफ दीज 3 डेरिवेशंस एक डेरिवेशन आपका आना ही है ना। और अभी अब आपको ये बात वीडियो प्रूफ में है, मेरे मुंह से निकली, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये है सेकंड पार्ट। डेरिवेशन हैवी पार्ट ये भी है। थर्ड पार्ट जो है ये भी डेरिवेशन हैवी पार्ट है। बट खुशी की बात ये है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो, इस पार्ट के डेरिवेशंस नहीं पूछते। बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वहां पे क्या बोल रहा है और सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, है ना। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो सिर्फ थ्योरेटिकल आते हैं। इस टॉपिक के अंदर से ज्यादातर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आ सकती है, सब आ सकता है सवाल। फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, आ सकता है। पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेरियस डेरिवेशंस होते हैं वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहले इसको इंडेक्स के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय व्हिच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उस मटेरियल से या तो महसूस हो इलेक्ट्रिक चार्ज, या तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज दे पाए, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज फील कर पाए, या तो किसी और को फील करा सके इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करा सके या खुद महसूस कर सके इलेक्ट्रिक फोर्स, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज होती है किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स फील होता है। क्या होता है? एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस। एक्सर्ट करना, किसी पे लगाना, या फिर उसको एक्सपीरियंस करना, ये दोनों बेसिकली हम कह सकते हैं फील होता है। क्या होता है? फील होता है। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स अगर वो फील करता है या फील करा सकता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। चलिए अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखना चाहें तो स्पार्क ड्यू टू सिंथेटिक क्लोथ्स। स्पार्क ड्यू टू सिंथेटिक क्लोथ्स। ठंड के दिनों में आजकल कंबल के अंदर सब लोग सोते हैं, कंबल के अंदर सोओगे, अभी अचानक से ऐसे हाथ ऐसे निकालोगे तो आपको स्पार्क्स दिखने लगते हैं। और क्लाउड थंडरस्टॉर्म तो सबने देखा हुआ ही है, सब किसी ने इसमें लाइटनिंग देखी हुई है, बिजली चमकते हुए देखी हुई है। ये सब चार्जेस के, चार्ज और डिस्चार्ज के कारण ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी के अंदर पॉइंट चार्ज। आखिर पॉइंट चार्ज होता क्या है? आखिर पॉइंट चार्ज होता क्या है? देन द पॉइंट एट विच ऑल द चार्जेस आर कंसंट्रेटेड। बेसिकली अगर हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसकी कोई सिमेट्री, कोई ज्योमेट्री दी हुई है, जैसे हमने ले लिया एक स्फेरिकल बॉल ले लिया। क्या ले लिया? एक स्फेरिकल बॉल। इस स्फेरिकल बॉल पे चारों तरफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, इस पूरे का जो टोटल चार्ज होगा, इस पूरे का जो टोटल चार्ज होगा उसको हम एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। अगर इसमें मान लो 10 कूलम चार्ज है तो हम लोग एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे और उस पॉइंट को हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू 10 कूलम। ये एक पॉइंट चार्ज है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज जहां पे सारे के सारे चार्ज
केंद्रित हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, उसे हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब आगे आप देखोगे तो कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। अब ये ऐसी चीजें हैं जो चार्ज को, चार्ज के साथ, चार्जेस के साथ दुनिया में पाए जाने वाली अलग अलग चीजों की बिहेवियर किस तरह से है, दुनिया में पाए जाने वाली अलग अलग चीजों की चार्जेस के साथ किस तरह की बिहेवियर है वो बताएंगे हम लोग। 3 तरह का बिहेवियर होता है चार्जेस के साथ, 3 तरह का बिहेवियर मटेरियल का चार्ज के साथ 3 तरह का बिहेवियर होता है। द फर्स्ट ऑफ विच इज अ कंडक्टर विच कंडक्ट्स, कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को खुला आजादी देता है कि आप मेरे से पास कर सकते हैं, आप यहां से मेरे रास्ते से आप होके गुजर सकते हैं, आप गुजर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स सख्त मना करते हैं कि नहीं भैया मैं आपको यहां से जाने नहीं दे सकता, मेरी प्रॉपर्टी ही नहीं है, मेरे यहां जगह ही नहीं, मेरे यहां जगह ही नहीं है। दे वोंट अलाउ द चार्जेस टू फ्लो, इंसुलेटर्स वोंट अलाउ द चार्जेस टू फ्लो, चार्जेस को फ्लो नहीं होने देंगे, ठीक है। थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ये जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है या फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं द मटेरियल थ्रू विच करंट डज नॉट फ्लो एज इजिली एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो तो करता है, करंट फ्लो तो करता है पर उतनी आसानी से नहीं करता जितनी आसानी से कंडक्टर में ये करंट फ्लो करता है। अब हम इन सबके टाइप्स देख लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन सेमीकंडक्टर है। तो पहले हमने पता करा मेटल्स के बारे में, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत आसानी से पास हो जाते हैं। आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी देखोगे उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए जब भी हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी है, मटेरियल की जरूरत पड़ी है, तो खासा तौर पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टर्स, मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको चार्ज को, करंट को किसी एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है तो आप कहां से लेके जाते हो, तार में लगा के लेके जाते हो, है ना, तार में करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो। सिंपल बात करेंगे हम लोग, बेसिक बात करेंगे, हमें समझना, हमें देखना है क्या लिखा हुआ है और उसके बाद बस थ्योरेटिकली आंसर्स देने, क्या है, थ्योरेटिकली आंसर्स देने। आप सारी चीजें समझ जाओ, बेसिकली इस लेक्चर का मकसद वही है, ठीक है। तो देखते हैं मेटल्स, अर्थ, वाटर, इन सारी चीजों के अंदर करंट क्या करता है, फ्लो कर लेता है। इंसुलेटर्स जैसे कि लकड़ी, अगर मान लो आप कहो कि कोई बिजली के तार में चिपक गया है, कोई आदमी बिजली के तार में जाके चिपक गया है, तो क्या करोगे, पानी फेंकोगे उसके ऊपर, नहीं भाई पानी तो नहीं फेंकोगे, मर जाएगा बेचारा। आप क्या था ना, फट्टा से मार दो, है ना, लकड़ी से, मोटी लकड़ी से मार दो उसको। किसी इंसुलेटर का यूज करो, आप चप्पल पहन लो, क्या करो, चप्पल पहन लो, राइट। किसी भी नॉन मेटल से अपने बॉडी को ऐसा बना लो कि इंसुलेशन हो जाए, क्या हो जाए, इंसुलेशन हो जाए, आपको असर ना पड़े, अब वो चार्ज कंडक्ट ना हो पाए, रास्ता रोक लिया जाए, चार्ज का रास्ता रोक लिया जाए, जो कि हम लोग लकड़ी की मदद से कर सकते हैं, रबड़ की मदद से कर सकते हैं, प्लास्टिक की मदद से कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है सेमीकंडक्टर्स की। आप में से बहुत लोगों ने एनवीडिया का नाम सुना होगा, है ना, आजकल बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है एनवीडिया यही सेमीकंडक्टर्स बेच के। उसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर आप इसकी बात करते हो कभी तो कर लेना, है ना। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। टॉपिक नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टॉपिक नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, पता नहीं, इतनी जल्दी बोल गए, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था। टॉपिक नंबर 2 में कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। अब टॉपिक नंबर 3 इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, 3 मेन प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 मेन प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। पहला, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। अब ये जो चार्ज होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसी कारण से चार्ज को आप ऐड कर सकते हो नॉर्मल अलजेब्रा से। चार्ज को आप ऐड कर सकते हो नॉर्मल अलजेब्रा से। जैसे 2 चार्ज और 2 चार्ज जब आपको कहीं पे दिख जाए, 2 चार्ज और 2 चार्ज मिल जाए, तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो, चार्ज ऐड करके लिख सकते हो। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी चार्जेस हो उन सबको आप ऐड करके लिख सकते हो। सेकेंड इज चार्ज इज कंजर्व। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और चार्ज इज कंजर्व, ये कहने से हमारा मतलब ये है कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, उसे कहते हैं कंजर्वेशन। क्या कहते हैं कि वो चीज कंजर्व हो रही है, वो चीज कंजर्व हो रही है।
नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज को हम लोग कह रहे हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटा के फॉर्म में होगा, चार्ज क्वांटा के फॉर्म में होगा। और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। तो चार्ज के पैकेट होते हैं, चार्ज के पैकेट होते हैं। चार्ज का सबसे छोटा पैकेट, चार्ज का सबसे छोटा कच्चा मैंगो का सबसे छोटा पैकेट 50 पैसे वाला, चार्ज का सबसे छोटा पैकेट 1 इलेक्ट्रॉन वाला, चार्ज का सबसे छोटा पैकेट 1 इलेक्ट्रॉन वाला। तो सबसे छोटा पैकेट जो चार्ज का होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब एक पैकेट चार्ज हो सकता है, 2 पैकेट चार्ज हो सकता है, 5 पैकेट चार्ज हो सकता है, 4.5 पैकेट चार्ज नहीं हो सकता। जैसे इस क्लासरूम में एक टीचर हो सकता है ना, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट हो सकते हैं, 6 स्टूडेंट हो सकते हैं, 7.5 स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते ना, किसी छोटे को लंगड़े को नहीं बोल देना है। चलिए चलो देखो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन का मतलब क्या है? इंटीजर। क्या है यहाँ पे? इंटीग्रल मल्टीपल। और एन यहाँ पे डिनोट करता है किस चीज को? इंटीजर को। एन डिनोट करता है इंटीजर को। और एन आप 0, 1, 2, 3, 4 मतलब 0 चार्ज तो किसी बॉडी पे हो सकती है, नो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चार्ज एक 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसा कि हमने कहा 4.5 पैकेट नहीं हो सकता, 4.5 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पे नहीं हो सकते। कभी भी होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल पूरे नंबर होंगे, है ना। इसी तरह से इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलम। ये एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम, है ना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका कूलॉम है, पर हम लोग कूलम कहते हैं अपनी भाषा में। कूलम इसको सी से डिनोट करते हैं। कभी भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर किसी क्वांटिटी को लिखते हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम पे अगर हम किसी क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट कर रहे हैं कूलम में, और उसे लिखेंगे हम लोग सी से। चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। ये रहा हमारा टॉपिक नंबर 3, होपफुली पूरा क्लियर होगा। टॉपिक नंबर 4 देखते हैं, कूलम्स लॉ। चार्ज कहां से आया? चार्ज का नाम, चार्ज का यूनिट कूलम से आया, चार्ज का यूनिट कूलम से आया। तो अब हम कूलम के बारे में बात कर देते हैं। कूलम ने आखिर ऐसा क्या किया कि हम लोग चार्ज के यूनिट को उनके नाम पे रख दिए। तो कूलम ने किया था कि उन्होंने एक नियम दिया था चार्जेस के बारे में, चार्जेस के बारे में एक नियम दिया था। कूलम ने कहा था कि अगर आपके पास 2 चार्ज है, एक चार्ज और दूसरा चार्ज, कूलम ने कहा था आपके पास 2 चार्ज है, एक चार्ज और दूसरा चार्ज, और उसको कुछ किसी दूरी पे रख दिया गया है, किसी दूरी पे रख दिया गया है। ये 2 चार्ज है, इनके बीच की कुछ सेपरेशन रखी गई है, इनके बीच में कोई दूरी रखी गई है। तो ये जो चार्ज रहेगा, ये जो चार्ज रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ये जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। दोनों चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका गुणनफल होगा, उसका गुना होगा। और उससे अगर गुना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे दोनों चार्जेस को अगर वो बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। बेसिकली चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance between them। मतलब अगर उन दोनों चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी। अगर दूरी बढ़ा दोगे दोनों चार्जेस के बीच का, दूरी बढ़ा दोगे दोनों चार्जेस के बीच का, तो फोर्स घट जाएगा। दिस इज आवर Q1, दिस इज Q2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। अब ये Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया 2 पे 1 ने, और इधर फोर्स लगाया 1 पे 2 ने, है ना। तो ये दोनों फोर्सेस जो होंगे, ये जो इन जो फोर्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे चार्ज के प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे उनके बीच की दूरी से। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं F इन दोनों से प्रोपोर्शनल है, तो Q1 Q2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में। फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन R²। एक पॉइंट जो यहाँ पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। फोर्स कहां पे लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एज वी नो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो अब ये जो फोर्स लग रहा है, 1 जो 2 पे लगा रहा है, 2 जो 1 पे लगा रहा है, उसकी कुछ दिशा होगी, उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। अब हम लोग इस डायरेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो उस लाइन पे होगी, वो उस लाइन पे होगी जिस लाइन पे ये दोनों चार्जेस होंगे। अगर हमारे पास 2 चार्ज है, चार्ज 1 एंड चार्ज
2, चार्ज 1 एंड चार्ज 2। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हम लोग मान लें इन्हें अगर हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस मान लें तो पॉइंट चार्ज 1 Q1 एंड Q2। अब Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है, Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स या तो इस लाइन में लगेगा या तो इस लाइन पे लगेगा, अलोंग दिस लाइन, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है इस लाइन पे लगेगा। दिस फोर्स कांट बी हियर, ऐसे ऊपर नहीं हो सकता, नीचे नहीं जा सकता, तिरछा नहीं जा सकता कभी भी। अगर तिरछा भी गया तो ये दोनों सेम लाइन पे होने चाहिए, दोनों चार्जेस कहां पे होने चाहिए, सेम लाइन पे, बेसिकली इसी एक्सिस पे होना चाहिए, सेम एक्सिस पे होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसे कहेंगे, अदरवाइज वो कोई दूसरा फोर्स है, वो कोई दूसरा फोर्स है। पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं, और चार्जेस में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है और स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, तो रेस्ट पे जब चार्जेस होते हैं तब भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होगा, कूलम्स ने तो हमें कह दिया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग उसकी डायरेक्शन की बात भी करेंगे। तो इसके पहले हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, उसके डायरेक्शन के बारे में हमने कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। अब हम लोग उसके डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग k q1 q2 by r स्क्वायर विथ इट्स डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को भी उसके साथ साथ लिखेंगे, k q1 q2 by r स्क्वायर के डायरेक्शन को भी हम लोग उसके साथ साथ लिखेंगे। तो देखिएगा, मान लिया हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है q1, दूसरा चार्ज है q2, एक चार्ज है q1, दूसरा चार्ज है q2। अब q1 और q2 चार्ज O पॉइंट से, पॉइंट O से R1 और R2 डिस्टेंस पे है। Q1 और Q2 चार्ज पॉइंट O से R1 और R2 डिस्टेंस पे हैं। अब ये Q1 चार्ज Q2 पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, कॉल इट F21, और Q2 चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगा रहा होगा उसे F12 बोल रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्जेस है, दोनों के बीच की दोनों की दूरी O से R1 और R2 है। अब मान लो Q1 ने जो फोर्स लगाया Q2 पे F12, Q2 ने जो फोर्स लगाया वो F21। अब फिगर से आप देख सकते हो कि F21 और F12 ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अंत में चल के हमें यही प्रूफ भी करना पड़ेगा, लास्ट में चल के हमें सेम चीज प्रूफ भी करना पड़ेगा कि हाउ, ये कैसे हुआ, हाउ दिस हैपेंड कि F12 और F12 और F21 एक दूसरे के ऑपोजिट किस तरह से आ गए, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले F12 और F21 के लिए हम पता करते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर का पता करते हैं Q1 का और Q2 का। Q1 कहां पे है और Q2 कहां पे है। तो देखो, पहले हम फिगर में देखें तो आपको दिखेगा R1 से होते हुए अगर हम लोग R12 के रास्ते जाएंगे तब हम लोग Q2 के पास पहुंचेंगे। R1 सबसे पहले हम ओरिजिन पे थे, वहां से Q1 तक पहुंचने के लिए हमें एक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा R1। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, R1। और उसके बाद एक और डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ा, एक और डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ा जो कि था हमारा R21, जो कि था हमारा R21। कहां जाने के लिए, Q2 तक जाने के लिए। कहां जाने के लिए, Q2 तक जाने के लिए। Q1 से Q2 तक जाने के लिए हमें R21 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, जो फोर्स Q2 पे लग रहा होगा और Q1 लगा रहा होगा, Q2 पे लग रहा होगा और Q1 लगा रहा होगा, उस फोर्स के लिए जो आप डिस्टेंस लोगे वो कितना लोगे, R21। वो डिस्टेंस कितना लोगे, R21। और सिमिलरली आप देखोगे अगर आपको Q2 तक जाना है, कहां जाना है, Q2 तक, और कहां से जाना है, Q1 से Q2 तक जाना है, तो हमने R21 देखा था। और जब Q2 से Q1 जाना होगा तो ओरिजिन से पहले हम लोग Q2 जाएंगे और Q2 से फिर हम लोग Q1 जाएंगे। ओरिजिन पे टेल रखा है हमने और Q2 पे हेड रखा है, और फिर टेल और हेड और टेल का हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। हेड और टेल का हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। कभी भी किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में जोड़ना होता है, कभी भी किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में जोड़ना होता है तो हम लोग हेड और टेल का कॉम्बिनेशन करते हैं। ये रहा वेक्टर का हेड, ये रहा वेक्टर का टेल। अब इन दोनों को जोड़ना है तो ये रही इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी। अब ये वेक्टर आता है कॉमन टेल टू कॉमन हेड। तो उसी तरह से जब इधर देखिएगा, हमने R2 में
R2 में टेल, हेड में क्या जोड़ेंगे, टेल, हेड में क्या जोड़ेंगे, टेल। तो R2 के पास ये वाला टेल आ रहा है, R21 का टेल आ रहा है, R21 का टेल आ रहा है। तो इसके हेड को इसके टेल के साथ जोड़ेंगे तो लास्ट में हमें कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, R1 डिस्टेंस मिलेगा। अब ये R1 डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन देखो, R2 हमने वही करा, R2 में R21 को जोड़ दिया, R2 में R21 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, R1 मिल गया। सिमिलरली हमने R1 में R12 को जोड़ दिया, R1 में R12 को जोड़ दिया तो हमें मिल गया R2, हमें मिल गया R2। अब जब हमने R12 और R21 निकाला तो एक R2 माइनस R1 आया और एक R1 माइनस R2 आया, एक R2 माइनस R1 आया और दूसरा R1 माइनस R2 आ गया। इससे हम लोग ये देख लेते हैं कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, R12 और R21 एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर R12 देखोगे इधर, R12 ये इधर की तरफ है, R12 इधर की तरफ है, तो R21 किधर है, उसके ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट। तो अगर इसे प्लस एक्सिस मानते हो तो इसे माइनस मानना पड़ेगा, और अगर इसे प्लस मानते हो तो इसे माइनस मानना पड़ेगा। बेसिकली दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। देखो अगर ये ओरिजिन से हमने शुरू करा और हम एक डिस्टेंस पे गए जो कि था R1, एक डिस्टेंस पे गए जो कि था R1, जहां से शुरू करा वहां पे टेल बनता है, जहां पे खत्म करा वहां पे हेड बनता है। अब हमें फाइनली यहाँ पे इस पी पॉइंट पे पहुंचना था, कहां पे पहुंचना था, पी पॉइंट पे। तो फिर यहां से एक और वेक्टर को शुरू करेंगे, एक और वेक्टर को शुरू करेंगे और उसको पी के पास लेके जाएंगे, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो जो पहला ओरिजिनेटिंग टेल था वहां से जो फाइनल हेड है, फर्स्ट टेल से लास्ट हेड तक आएगा, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले के हेड तक आएगा। तो यही सिचुएशन बनते हुए आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये बन रहा है R2, बन रहा है R2। फिर R2 से हम लोग R21 डिस्टेंस जाएंगे, क्योंकि ये हेड है और ये टेल है, हेड और टेल एक साथ मिल रहा है। तो हम R2 से R21 डिस्टेंस गए तो हमें क्या मिला, R1 मिल गया, हमें क्या मिल गया, R1 मिल गया। ये वाली डिस्टेंस क्या थी, R1 थी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हेड। क्या R1 का हेड यहाँ पे आ रहा है, क्या R1 का टेल यहाँ पे आ रहा है, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है। और इस प्रकार से कैसे कैसे वो वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है एडिशन में, वो आपको देखना है। ये सब तो ठीक है, लॉजिकली ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि R12 R21 का क्या होगा, ऑपोजिट होगा, R12 R21 का ऑपोजिट होगा। ये आगे हमारे बहुत काम आने वाली है, आगे हमारे ये चीज बहुत काम आने वाली है। तो फिर हमने जब R12 की डायरेक्शन निकाली और R21 की डायरेक्शन निकाली, देखो कोई भी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो अगर हमें डायरेक्शन निकालना है, क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है, तो क्या हम वेक्टर में मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं? अगर ये निकालना है तो इसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हमने वेक्टर में मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया, हमें डायरेक्शन मिल गया। वेक्टर में मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। तो हम R12 डायरेक्शन ढूंढ चुके हैं और R21 के डायरेक्शन भी ढूंढ चुके हैं। तो जब हम इस डायरेक्शन को लिखेंगे, डायरेक्शन को F12 और F21 के लिए जब हम लोग डायरेक्शन को लिखेंगे तो हम इन क्वांटिटीज को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा हमारे पास अब आना है F12 और F21, क्या आना है, F12 और F21। बेसिकली फोर्स ऑन वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, एक पे फोर्स जो दो लगा रहा है, एक पे फोर्स जो दो लगा रहा है। तो Q1 पे फोर्स जो Q2 लगा रहा है, अगर ये फोर्स Q2 लगा रहा है तो शुरू कहां से होगा, Q2 से। शुरू कहां से होगा, Q2 से। तो देखो R21 वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्योंकि इसका टेल कहां पे है, Q2 पे है, टेल कहां पे है, Q2 पे है, और हेड कहां पे है, Q1 पे। हेड कहां पे है, Q1 पे है। तो हम लोग Q2 से Q1 चले, Q2 से Q1 चले, यानी कि हमने R21 डिस्टेंस कवर किया। तो F12 के लिए कौन सा डिस्टेंस, R21 डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, R21 डिस्टेंस। तो R21 की डायरेक्शन भी क्या थी, R21 कैप, R21 की डायरेक्शन क्या थी, R21 क्या, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग ये करेंगे, फोर्स 21 के लिए निकालेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स जो 2 पे लग रहा है और 1 लगा रहा है, 2 पे लग रहा है, 1 लगा रहा है। तो ये शुरू हुआ 2 से, शुरू हुआ 1 से और खत्म हुआ 2 पे। तो 1 से शुरू हो रहा है R12, 1 से कौन शुरू हो रहा है, R12, 1 से शुरू हो रहा है और 2 पे खत्म हो रहा है। तो हमें वही वेक्टर चाहिए जो 1 से शुरू हो और 2 पे जाके खत्म हो जाए, 1 से शुरू हो और 2 पे जाके खत्म हो जाए। तो ये 1 से शुरू F21 के लिए R1 से शुरू और 2 से खत्म।
ये डायरेक्शन रह गया, ये मैग्नीट्यूड रह गया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो फोर्स KQ1 Q2 फोर्स क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R मतलब उनके डायरेक्शन, उनके बीच की जो दिशा होती है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उनके बीच की जो दूरी होती है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये दूरी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इस वेक्टर के अंदर जब हमने डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा का पूरा यहां तक क्या था, यहां तक मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन। तो क्या ये वेक्टर फॉर्म में चला आया? तो ये क्या है R12 और ये क्या है R21, एक है R12 और एक क्या है R21। यहाँ पे R12 और R21 में हमने ऑपोजिट रिलेशन बनाया था, तो अगर ये प्लस रहेगा तो ये क्या रहेगा, माइनस। अगर R21 को हमने क्या किया, माइनस, तो R12 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, एक दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव होगा। कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म का बेसिकली हमारा पर्पस यही होता है कि इससे हमें साबित करना होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पहले पे जो दूसरा फोर्स लगा रहा है, वो दूसरे पे जो पहला फोर्स लगाएगा उसका उल्टा यानी कि उसका नेगेटिव होगा। आदित्य चलिए, एक्स वाई जेड एक्सेस हमें दिख रहा है, हमारे पास दो चार्जेस है। क्योंकि मुझे पता है कि वेक्टर्स बहुत लोगों ने क्लास 11th में नहीं पढ़ा था, इसीलिए हम लोग फिर से इस बार इसको देखने चलते हैं कि कैसे मैंने डायरेक्शंस के बारे में बात की, कैसे R12 R21 का नेगेटिव हो गया, कैसे माइनस प्लस हमने कराया, वो सारी चीजें एक बार फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, विदाउट ऑल दैट थ्योरी, है ना। सिर्फ फिगर से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो, एक पॉइंट O से हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। Q1 की जो दूरी है वो R1 है। तो कोई भी वेक्टर जहां से शुरू होता है उसको टेल कहते हैं, और जहां पे खत्म होता है उस पे एरो बनाते हैं और इसको हेड कहते हैं। उसी तरह से Q2 जो है वो यहां से यहां तक है, जो R2 Q2 की दूरी हमने क्या लिख दी है, R2 लिख दी। Q1 की दूरी हमने R1 और Q2 की दूरी हमने R2 लिख दी। तो हम लोग देखते हैं अब इनके बीच का क्या रिलेशन है, बेसिकली पोजीशन बताते हैं इसमें किसका कैसा पोजीशन है। तो देखोगे जरा यहाँ पे देखोगे, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा। Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, वो Q2 से लगना शुरू हो जा रहा होगा, और Q1 तक लगते जा रहा होगा। तो इसकी दूरी कहां से कहां तक आई, 2 से 1 तक आई। तो हमने इसे R2 से 1 तक कह दिया। R को क्या कह दिया, R2 से 1 तक, और हमने इस पे वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो R21 बना हमारे पास ये वाला दूरी जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा था। अब R21 हमें निकालना है, क्या करना है, R21 निकालना है। R21 इज इक्वल टू हाउ मच, R21 का कितना हो जाएगा ये पता करना है। तो जरा ध्यान से देखना, ये R2 है, क्या है, R2 है। R2 के हेड में R21 का बेस जुड़ा हुआ है, R2 के हेड में R21 का बेस जुड़ा हुआ है, और R21 के हेड में R1 का हेड जुड़ा हुआ है, R21 के हेड में R1 का हेड जुड़ा हुआ है। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें ऐसे कहता है कि एक वेक्टर है हमारे पास जो हमने पॉइंट एक 0 पॉइंट से शुरू किया है और दूसरे पॉइंट पे ले गए हैं। एक वेक्टर जो हमारा R1 है और दूसरा वेक्टर जो हमारा R2 है, इनको अगर हमें जोड़ना है तो हम जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उन दोनों का, वो टेल से शुरू होगा R1 के, और हेड पे खत्म होगा R2 के। तो जो टेल से शुरू होता है और हेड पे खत्म होता है वो होता है रिजल्टेंट। वो क्या होता है, रिजल्टेंट, यानी कि ऐड। क्या होता है, ऐड होता है। तो ये देखो, ये कहां से शुरू हुआ है, ये शुरू एक वेक्टर जो कहां से शुरू हो, टेल से शुरू हो। तो यहाँ पे ये R1 वेक्टर जो है और इसमें R21 वेक्टर अगर हमें निकालना है, तो हम ये वाली अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। R1 0 से एक सर्टेन डिस्टेंस तक गया, तो 0 से एक सर्टेन डिस्टेंस तक यहाँ पे क्या जा रहा है, R2 जा रहा है। क्या जा रहा है, R2 जा रहा है। फिर R2 से, R2 के हेड पे R21 का टेल है, R2 के हेड पे R21 का टेल है, और फिर वो कहीं किसी सर्टेन डिस्टेंस पे
जा रहा है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक ऐसा वेक्टर बनाना होगा जो दोनों के टेल से शुरू हो और दोनों के हेड पे जाके खत्म हो। जो पहला वाला टेल था उससे शुरू हो और जो आखिरी वाला हेड था उससे खत्म हो। तो क्या R1 एक ऐसा वेक्टर है जो पहले वाले टेल से आखिरी वाले हेड तक जा रहा है? तो ये जो हमारा R1 है, क्या है? R1, ये R2 और R21 को जोड़ने पे मिल रहा होगा। तो इसमें जैसे देखो R1 प्लस R2 जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? R3 निकल जाएगा। उसी तरह से R2 और R21 को जोड़ दोगे, R2 और R21 को जोड़ दोगे तो आपको R1 मिल जाएगा। तो उसी तरह से जब R21 आपको लिखना होगा तो आप R1 में से R2 को घटा दोगे, R21 की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? R12 की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? R12 की वैल्यू निकालते हैं। सेम मैं मिटा रहा हूं फिर से कि सब पूरी तरह से क्लियरली समझ में आए। और इसमें क्या ही करोगे, क्लास 11 में पढ़ लिया था। चलिए, दो चार्जेस पढ़े हैं सर, याद नहीं? दो चार्जेस, एक Q2 और एक Q1। ये वाला Q1 था क्या? ये वाला Q1 था या Q2 था? और ये वाला Q2, ठीक है। फिर से हम लोग चलते हैं। Q1 कितनी दूरी पे? R1 दूरी पे। और Q2 कितनी दूरी पे? R2 दूरी पे। अब हम लोग कहां से, अब क्या करते हैं हम लोग? R12 ढूंढना है हमें, R12 ढूंढना है। देखो इधर एक ऐसा भी फोर्स लग रहा होगा जो लगना शुरू हो रहा होगा 1 से और लग रहा होगा 2 पे। लगना शुरू हो रहा होगा 1 से और लग रहा होगा 2 पे। तो ये R कहां से शुरू हुआ है? 1 से, और जा कहां पे रहा है? 2 पे। इसका हेड कहां पे है? 2 के पास। और टेल कहां पे है? 1 के पास। हेड कहां पे है? 2 के पास और टेल कहां पे है? 1 के पास, ठीक है। और R1 के हेड पे R12 का क्या है? R1 के हेड पे R12 का टेल है। तो जब ऐसा हेड और टेल अरेंजमेंट हो जाता है तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमने R1 में किसको जोड़ दिया? R12 को जोड़ दिया। अब इस जोड़ का जो रिजल्ट आता है, वो दोनों के बेस से पहले वाले के टेल से शुरू होता है। तो पहले वाले का टेल ये वाला पॉइंट रह गया और जो फाइनल हेड होता है वहां पे जाके खत्म होता है। तो ये R12 के हेड पे खत्म हो रहा है। ये कौन सा वेक्टर है? R2 वेक्टर है। R2 वेक्टर R1 के टेल से शुरू हो रहा है और R12 के हेड पे खत्म हो रहा है। तो पहले वाले के टेल से जो शुरू हो और दूसरे वाले के हेड पे जो खत्म हो, क्या वही एडिशन का रिजल्ट होता है? तो यहाँ पे एडिशन का रिजल्ट हमारा क्या हो गया? R2। तो यहां से अगर हमें R12 निकालना हुआ तो हमने इसे लिखा R2 माइनस R1। तो यहां से हमारा R12 आया R2 माइनस R1 और R21 आया R1 माइनस R2। एक काम करो, R1 माइनस R2 में माइनस को मल्टीप्लाई कर दो। किसको मल्टीप्लाई कर दो? माइनस को। तो माइनस R1 हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस R2 हो जाएगा। तो ये R2 माइनस R1 हो जाएगा। R21 में अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, तो R2 माइनस R1 हो गया। और R2 माइनस R1 किसके बराबर आ गया? R12 के बराबर आ गया। तो माइनस ऑफ R21 R12 के बराबर हो गया। तो एक दूसरे का क्या है? उल्टा है, माइनस है। एक दूसरे का क्या है? उल्टा है, नेगेटिव है। इसीलिए F12 F21 का क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा। आदित्य, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन, इसी टॉपिक में कूलम्स लॉ का फाइनल टॉपिक है हमारा, लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ के लिमिटेशंस पे हम देखने वाले हैं कि क्या क्या आखिर कमियां हैं कूलम्स लॉ में। इज इट अ परफेक्ट लॉ? तो ये बात करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो ओनली वैलिड फॉर चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हम लोग कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अगर चार्ज मोशन में है तो कूलम का लॉ फेल हो जाता है। चार्जेस आर इन मोशन देन कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड। कूलम लॉ इनवैलिड हो जाता है जब चार्जेस मोशन में होते हैं। ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, कंटिन्यूअस चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक रॉड है, इस रॉड पे 100 कूलम चार्ज है, इस रॉड पे 100 कूलम चार्ज है, और ये एक बॉल है, इस बॉल पे 20 कूलम चार्ज है। आप चाहो इस पे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगाना, बोल दो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 10 सेंटीमीटर। आप ये इस पे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगाना चाहो तो आप नहीं लगा सकते, तो ये बहुत ही ज्यादा दूरी के लिए वैलिड
नहीं होता, बहुत ज्यादा दूरी के लिए वैलिड भी नहीं होता, बहुत कम दूरी के लिए वैलिड नहीं होता, और उसके साथ कंटिन्यूअस चार्ज के लिए, लगातार चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए वैलिड नहीं होता। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। अगर सिर्फ एक पॉइंट फॉर्म में चार्ज है, चार्ज कैसा, एक जगह पे केंद्रित है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, केंद्रित है, पॉइंट फॉर्म में चार्ज है, तभी ये कूलम्स लॉ वैलिड है, वरना कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। अब बहुत ज्यादा दूरी हो जाए तब भी कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, और बहुत कम दूरी हो जाए तब भी कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, जैसे कि 10 की पावर -15 मीटर। बेसिकली न्यूक्लियर डिस्टेंसेस क्या है, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, न्यूक्लियस क्या, इतना कम क्या हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर ही हो सकता है, तो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के लिए ये कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, और बहुत ज्यादा दूर जाने के बाद फोर्स ही नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा दूर जाने के बाद फोर्स ही नहीं लगेगा। चलिए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से हम लोग बताते हैं, एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से बताते हैं। तो रेशियो ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी का रेशियो, परमिटिविटी का रेशियो किसके किसके मुकाबले, मीडियम के मुकाबले और फ्री स्पेस के मुकाबले मीडियम में परमिटिविटी कितनी है, फ्री स्पेस के मुकाबले मीडियम में परमिटिविटी कितनी है। फ्री स्पेस में परमिटिविटी हमेशा ज्यादा होगा, फ्री स्पेस में कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिलेगी, दो चार्जेस के बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। पर मीडियम के अंदर चार्जेस के बीच में कोई और पार्टिकल, कोई और ऑब्स्टिकल भी आ सकता है, तो फ्री स्पेस में परमिटिविटी ज्यादा होती है और मीडियम में परमिटिविटी कम होती है। अब मीडियम और फ्री स्पेस के परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसे क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फोर्स से क्या रिलेशन होता है ये हम देखते हैं। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हमने EM लिख दिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हमने E नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ये E मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन लंबा हो जाता है, ठीक है, उसको वैसे बोलते भी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नहीं। लैंग्वेज में हम लोग, लैंग्वेजेस पे हम लोग उतना फोकस नहीं करते, हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। फोर्स इन अ मीडियम क्या देखते हैं, फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स इन अ मीडियम K Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square, K के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन M। मीडियम में परमिटिविटी, मीडियम में परमिटिविटी, ठीक है, और फ्री स्पेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, यानी कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, दोनों को डिवाइड करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन M। तो FM बाई F नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई EM। बेसिकली फोर्स मीडियम में जो होगा और फोर्स जो मीडियम में होगा और फोर्स जो फ्री स्पेस में होगा, वो फोर्स इन मीडियम डिवाइडेड बाई फोर्स इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई परमिटिविटी इन मीडियम, है ना। तो इसी तरह से जो हमने K निकाला था, परमिटिविटी, हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो निकाला था वो परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑन इन फ्री स्पेस था। तो परमिटिविटी इन मीडियम और परमिटिविटी बाय फ्री स्पेस करने पे हमें आ जाएगा फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो किसी मीडियम में जो फोर्स लगता है, किसी माध्यम में जो फोर्स लगता है, दो चार्जेस है उनके बीच में मान लो खाली जगह है, इस चार्ज के बीच में कुछ भी नहीं है तो ज्यादा फोर्स लगा और कुछ चीज आ गया तो कम फोर्स लगा, तब पहले ज्यादा फोर्स लगा अब कम फोर्स लगा, पहले ज्यादा फोर्स लगा अब कम फोर्स लगा। अब यही फोर्स का जो रेशियो है, यही फोर्स का जो रेशियो, ज्यादा फोर्स से कम फोर्स का जो रेशियो है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब फोर्स में कितना अंतर हो गया, पहले मान लो 10 फोर्स लग रहा था, अब 8 फोर्स लग रहा है, तो अंतर कितना हो गया, 8/10 का अंतर हो गया, परसेंटेज अंतर, फ्रैक्शन में कितना अंतर हो गया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं, उसे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परमिटिविटी के टर्म्स में क्या करते हैं, नापते हैं। परमिटिविटी बेसिकली क्या है ना, प्रॉपर्टी है जो बताती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करेगा किसी भी वस्तु के अंदर, किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करेगा। एक बात बताओ, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में पानी डाल दीजिए, दोनों के बीच में क्या डाल दीजिए, पानी। रास्ते में उसको ऑब्स्टिकल्स मिल गया ना, अब ये जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा और ये जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, क्या बीच में फिर वो फोर्स कहीं और भी रुक के आएगा ना, पानी के पार्टिकल से टकराते हुए आएगा। तो क्या वो फोर्स पहले जितना हवा में लग रहा था उतना पानी के अंदर लग रहा है क्या, जितना वैक्यूम में लग रहा था उतना पानी के अंदर लग रहा है क्या,
नहीं लग रहा, उतना पानी के अंदर नहीं लग रहा। क्या स्मोक में उतना लगेगा? नहीं। क्या डस्ट में उतना लगेगा? नहीं। क्या बादलों में उतना लगेगा? नहीं। तो मीडियम बदलने से, माध्यम को बदलने से फोर्स भी क्या होता है? बदल जाता है। फोर्स भी क्या होता है? बदल जाता है। तो जो मीडियम में फोर्स होगा, मीडियम में जो फोर्स होगा और जो फ्री स्पेस में फोर्स होगा, जो वैक्यूम में फोर्स होगा और मीडियम में फोर्स होगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। आदित्य, ओके। टॉपिक नंबर 5, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जब किसी फील्ड में, किसी जगह पे दो चार्जेस रहते हैं, दो चार्जेस रहते हैं, तो एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है और दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाता है ना? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस पॉइंट में, इस फील्ड में बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। हमारे पास ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, ऐसे बहुत से चार्जेस हैं। आपको पता करना है कि इस Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आप क्या करोगे? पहले देखोगे Q3 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, Q1 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, Q4 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है और Q5 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। ये बाकी चारों इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, उनका जो वेक्टर सम होगा, उनका जो वेक्टर सम होगा वो होगा इस पे टोटल फोर्स, वो होगा इस पे टोटल फोर्स। तो 2 पे 1 का, 4 का, 5 का, 3 का, 1 भी 2 पे फोर्स लगा रहा होगा, 3 भी 2 पे फोर्स लगा रहा होगा, 5 भी 2 पे फोर्स लगा रहा होगा और 4 भी 2 पे फोर्स लगा रहा होगा। तो ये चारों मिलके इस पे जो फोर्स लगा रहे होंगे वही होगा इसका नेट फोर्स, वही होगा इसका नेट फोर्स। इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। और ये कहता है कि द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज in an electric field is the vector sum of all the forces exerted on it, vector sum of all the forces exerted on it by all other charges। Basically इस बाकी सारे चार्जेस मिलके इस चार्ज पे जितना फोर्स लगा रहे हैं, बाकी सारे चार्जेस मिलके इस चार्ज पे जितना फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन है भाई? चलिए देखिए, in an electric field is the vector sum of all the forces exerted on it by all other charges। सारे चार्जेस मिलके इस फोर्स पे Q1 पे, Q3 और Q2, ये दोनों मिलके Q1 पे जो फोर्स लगा रहे होंगे, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ये F13 और F12 का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वही रहेगा Q1 पे टोटल फोर्स, वही रहेगा Q1 पे टोटल फोर्स। इस फील्ड के अंदर अभी हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। एक पॉइंट हमने O ले लिया है, O से Q1 की दूरी हमने R1 कह दी है, O से Q3 की दूरी हमने R3 और O से Q2 की दूरी हमने R2 कह दी है। अब हमें बताना है कि Q1 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, Q1 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग Q2 जो फोर्स लगा रहा है और Q3 जो फोर्स लगा रहा है, Q2 जो फोर्स लगा रहा है और Q3 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे, उसको जोड़ेंगे। उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो Q3 का फोर्स और Q2 का फोर्स हम निकालते हैं। Q3 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे वो F13 होगा, F(1)/3, F(1)/3। फोर्स 1 पे लग रहा है, 3 लगा रहा है, 1 पे लग रहा है, 3 लगा रहा है। तो शुरू हो रहा है वो फोर्स कहां से? 3 से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है, 3 से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है। फिर F12 1 पे लग रहा है, 2 लगा रहा है और ये शुरू कहां से हो रहा है? 2 से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है। तो Q3 और Q1 के बीच का डिस्टेंस R31 है और Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस R21, क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है, ये भी 3 से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है, इसीलिए R31 है, ये R21 है। क्योंकि ये फोर्स 1 पे लग रहा है तो F1 है और 3 लगा रहा है तो F13 है। क्योंकि ये फोर्स 1 पे लग रहा है इसीलिए F1 है और 2 लगा रहा है तो ये F12 है, 2 लगा रहा है 1 पे, है ना? तो शुरू होगा 2 से, जाएगा 1 पे। इसी तरह से F12 जब हमें लगाना है, F12 जो हमें लगाना है, तो उसके लिए हम लोग K Q1 Q2 by R² लिख सकते हैं, K Q1 Q2 by R² लिख सकते हैं। K हमने लिख दिया, Q1 लिख दिया। Q1 यहाँ पे क्या था? देखो यहाँ पे Q1 तो Q1 ही था, Q2 में एक बार Q2 था और एक बार Q3 था, एक बार Q2 था और एक बार Q3 था, है ना? तो Q2 लिख दिया, Q3 लिख दिया। फिर 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस और 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस और 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। तो 1 से 2 का बीच का डिस्टेंस देखिए, ये रहा 1 और ये रहा
R2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R21 है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है R21 है, और यहां से 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस R31 है। इन दोनों की जो हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या वेक्टर डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो उससे हमारा R21 का कैप और R31 का कैप चला आएगा। बेसिकली इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्या पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जिसमें k q1 q2 बाई r स्क्वायर के बदले r जो था वो 2 से लेके 1 तक या फिर 1 से लेके 2 तक आ रहा था, डिपेंडिंग अपॉन कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे 2v1 पे फोर्स लगा रहा है और 3v1 पे फोर्स लगा रहा है, तो एक जगह पे 2-1 लेंगे और एक जगह पे 3-1 लेंगे, एक जगह पे 2-1 डिस्टेंस लेंगे और दूसरी जगह पे 3-1 डिस्टेंस लेंगे। अब ध्यान से देखोगे तो F12 और F13 में k इसमें भी है, k इसमें भी है, Q1 इसमें भी है, Q1 इसमें भी है, दोनों में k भी है और दोनों में Q1 भी है। अच्छा ये देखो Q2 इसमें है और इसमें क्या है, Q3 है, ये तो कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। अब जो डिस्टेंसेस है उनके बीच में वो भी कॉमन नहीं है, वो भी कॉमन नहीं है, तो k और q कॉमन है, k और q क्या है, कॉमन है, तो k और q को आप क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे। k और q1 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो k और q1 को आप क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे। यहाँ पे हमने सिर्फ चार्ज 2 और चार्ज 3 देखा था, अगर यहाँ पे 10 चार्जेस होते तो वो 10 के 10 q1 पे फोर्स लगा रहे होते, तो यहाँ पे 3-1 के बाद 4-1 भी होता, 5-1 भी होता, 6-1 भी होता, 7-1 भी होता, 8-1 भी होता, 9-1 भी होता, 10-1 भी होता। तो उन सारे केसेस में क्या k और q1 बाहर आते, k और q1 सब में कॉमन आते ना, तो k और q1 को हमने कॉमन निकाल लिया। बाकी अंदर क्या बच रहा है, बाकी अंदर क्या बच रहा है k q1 के अलावा, तो k q1 के अलावा बच रहा है, देखोगे k q1 के अलावा बच रहा है q2 यहाँ पे बच रहा है और q3 यहाँ पे बच रहा है। अगर 10 तक होता तो q 10 तक जाता, n तक होता तो q n तक जाता। तो ये शुरू कहां से हो रहा है, ये देखो शुरू हो रहा है 2 से, शुरू हो रहा है 2 से, खत्म हो रहा है हमारी मर्जी, हम जहां पे चाहे वहां पे खत्म कर दे। एंड यहाँ पे हमने उसके लिए क्या ले लिया है, n ले लिया है, क्या ले लिया है, n ले लिया है। तो शुरू हुआ है कहां से, i इज इक्वल टू जहां से शुरू हुआ है 2 से शुरू हुआ है और कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो अब जहां पे भी हमें 2 लिखना, जहां पे 2 लिखा है, इस पहले वाले में जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे आप क्या लिख दोगे, i लिख दोगे। दूसरे वाले में जहां पे 3 लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दोगे, i। जहां पे 4 लिखा है उसके जगह पे क्या लिख दोगे, i। क्योंकि समेशन स्टैटिस्टिक्स शायद आप लोग के टाइम पे बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया था, तो मुझे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पर ये स्टैटिस्टिक्स में आता है समेशन, इसको बोलते हैं समेशन, सिग्मा समेशन, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अब सबका मैथ्स नहीं होता ना, इसी कारण से ये बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां से k q1 हमने कॉमन ले लिया, बचा q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10 सारे हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। तो अगर मैंने qi लिखा है तो यहाँ पे 2 रहेगा, फिर उसमें जोड़ोगे 3, फिर जोड़ोगे 4, फिर जोड़ोगे 5, कहां तक, कहां तक, n तक, कहां तक, n तक। उसी तरह से r जहां पे 2 था उसके जगह पे i और 1 के जगह पे 1 ही रहेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन में एक तो लास्ट में तो 1 रहेगा, लास्ट, क्योंकि जा सारे के सारे फोर्सेस चल कहीं से भी रहे, जा किसके पास रहे, 1 के पास जा रहे हैं, जा किसके पास रहे, 1 के पास। तो लास्ट में पोजीशन में लास्ट में क्या रहेगा, 1, यहाँ पे भी पोजीशन में लास्ट में क्या रहेगा, 1। चार्जेस 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है ना, और यहाँ पे पोजीशन में भी i के बाद कुछ और है ना। चलिए देखते हैं, नमूना लेने का भी हद होता है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगला टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड लाइंस, इन 3 चीजों के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्सेप्ट होता है वो आया कहां से, देखिएगा। अगर आपके पास कोई चार्ज है Q, आपके पास कोई चार्ज है Q, ठीक है। अब इस चार्ज के अराउंड आपने एक दूसरे चार्ज Q को रखा, इस चार्ज के अराउंड आपने एक दूसरे चार्ज Q को रखा, तो इस छोटे Q ने बड़े वाले Q पे क्या किया, फोर्स लगाया, छोटे Q ने बड़े वाले Q पे फोर्स लगाया। अगर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर दोनों लाइक है तो रिपेल करेगा, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मान लो कुछ दूर बाद फिर मैंने यहां से कुछ दूर बाद इस बड़े Q को उठा के यहां से यहां पे रख दिया, यहां पे भी इसने फोर्स लगाया, यहां पे भी इसने फोर्स लगाया। फिर एक
कुछ बहुत ज्यादा रिमोट, बहुत ज्यादा दूर पॉइंट पे चले गए, कैपिटल क्यू को बहुत दूर रख दिया, तो अब इस क्यू के कारण इस क्यू पे फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो जिस पॉइंट तक ये क्यू इस दूसरे वाले क्यू पे, ये क्यू इस दूसरे वाले क्यू पे जहां तक फोर्स लगा रहा था, जहां तक फोर्स लगा रहा था वहां तक इसकी फील्ड थी, इस स्मॉल क्यू की फील्ड थी, स्मॉल क्यू की क्या थी, फील्ड थी। अब आपको पता होगा कि कुछ चार्जेस बड़ी होती हैं और कुछ चार्जेस छोटी होती हैं, कुछ चार्जेस बड़ी होती हैं, कुछ चार्जेस छोटी होती हैं, है ना। तो उसके हिसाब से क्या फील्ड की साइज बढ़ती या घटती है क्या, तो चार्जेस के साइज के हिसाब से फील्ड का साइज घटता या बढ़ता नहीं है, फील्ड का साइज घटता या बढ़ता नहीं है। इस चार्ज के साइज के हिसाब से बढ़ सकता है या घट सकता है, पर ये जो दूसरा वाला चार्ज है उसके हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा नहीं। यहां पे हम लोग किसके अनुसार डिफाइन करते हैं, तो हम लोग टेस्ट चार्ज के अनुसार डिफाइन करते हैं। किसके अनुसार डिफाइन करते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज होता है प्लस चार्ज एक प्लस चार्ज। हाउ मच प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर इतना चार्ज रखोगे, इतना चार्ज रखोगे तो इतना चार्ज यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो जहां जहां पे इस पे फोर्स लगेगा वहां पे फील्ड है, और जहां पे फोर्स नहीं लगेगा वहां पे फील्ड नहीं है। तो चार्ज को जहां पे, टेस्ट चार्ज को जहां पे फोर्स महसूस हुआ, टेस्ट चार्ज को जहां पे फोर्स महसूस हुआ वहां पे फील्ड है, और जहां पे फोर्स महसूस नहीं हुआ वहां पे फील्ड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, तो फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, है ना। द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड विच अ चार्ज एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जहां पे फोर्स लगाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स नहीं लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। मतलब सेंटर से बाहर की तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए सेंटर से बाहर की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए सेंटर से अंदर की तरफ होता है, रेडियली इनवर्ड्स और रेडियली आउटवर्ड्स। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स का कॉन्सेप्ट। प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब एक चार्ज को कितना फोर्स महसूस होगा, एक सबसे छोटे चार्ज को कितना फोर्स महसूस होगा फील्ड के अंदर सबसे छोटे चार्ज को कितना फोर्स महसूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई वेक्टर से दिखाते हैं। किस चीज से दिखाते हैं, ई वेक्टर से, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें बताता है किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रांग है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली अगर आप मैग्नेट को ले लो, तो एक मैग्नेट रखा हुआ है और एक आप लोहा ले लो, एक आयरन ले लो और एक मैग्नेट ले लो। अब जितना करीब लेके आओगे उस आयरन को, उतना ही ज्यादा जोर से, उतना ही ज्यादा फास्ट से वो उस मैग्नेट में चिपकेगा। अब एक पॉइंट पे जाने के बाद आपको जो फोर्स, पुलिंग फोर्स जो लगेगा मैग्नेट की तरफ से, मैग्नेट जो पुल करेगा आपके आयरन को, वो एक पॉइंट पे ज्यादा होगा, फिर दूर जाओगे तो कम हो जाएगा, दूर जाओगे तो कम हो जाएगा, और एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। तो किस पॉइंट पे कितना ज्यादा था, जिस पॉइंट पे ज्यादा था वहां पे फिर इंटेंसिटी ज्यादा, और जिस पॉइंट पे कम था वहां पे इंटेंसिटी कम। तो इंटेंसिटी टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की औकात बताता है इंटेंसिटी, है ना, कितना स्ट्रेंथ है उसका, कितना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब सबसे छोटा जो चार्ज था ना, सबसे छोटा जो चार्ज था वो कितना फोर्स महसूस करेगा, सबसे छोटा चार्ज कितना फोर्स महसूस करेगा किसी जगह पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो मान लो हमने एक चार्ज लिया Q और एक दूसरा चार्ज लिया Q0, जो कि हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। Q0 हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब यही बता रहा है कि टेस्ट चार्ज को कितना फोर्स महसूस हो रहा है, टेस्ट चार्ज को कितना फोर्स महसूस हो रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K हमारा K ही रहेगा, Q1 के बदले कैपिटल Q, Q2 के बदले Q0, Q2 के बदले Q0, डिस्टेंस दोनों के बीच में R, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स जो फील हो रहा है टेस्ट चार्ज को, फोर्स जो फील हो रहा है टेस्ट चार्ज को, तो फोर्स में टेस्ट चार्ज को डिवाइड करोगे। फोर्स है K Q0 बाई R स्क्वायर। इसमें किसको डिवाइड किया, टेस्ट चार्ज को। इसमें किसको डिवाइड किया, टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज
कैंसल हो गया, बचा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चला आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर।